Hello students, today we are going to start physics chapter work, energy and power, and in this lecture we are going to do all the blueprinted numericals. So let's start. In question number 1, what they has given, a force of 7 N mean Newton acts on an object. The displacement is say 8 meter in the direction of the force. Let us take it that the force act on the object through the displacement. What is the work done in this case? Mean short words, एक फोर्स 7 न्यूटन की एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही है, ठीक है। इसका मतलब हमें एक फोर्स दी हुई है 7 न्यूटन की, वन थिंग। सेकेंडली, जो डिस्प्लेसमेंट है वो कह रहा है आप 8 मीटर रख लीजिए, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो 8 मीटर दी हुई है। और लास्ट में कहता है व्हाट इज़ वर्क डन इन दिस केस, मतलब वर्क डन निकालना है आपको इस केस में, ठीक है। अब इससे पहले मैं कुछ चीज़ें समझा दूं आपको, ठीक है। सबसे पहले तो पता होना चाहिए वर्क डन क्या होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। एक फोर्स है ना, एक फोर्स का इस्तेमाल हो रहा है, साथ में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट का हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट का हो रहा है, और साथ ही साथ हमारा जो है वो क्या यूज़ हो रहा है, वर्क डन का इस्तेमाल हो रहा है। देखो बच्चे, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ वर्क डन क्या होता है, ठीक है। वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। तो वर्क क्या है, फोर्स और डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है। और जो ऐसा यूनिट होती है वर्क की वो जूल होती है, और कई बार उसको न्यूटन मीटर भी बोलते हैं, ठीक है। और जो वर्क है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी इसलिए माना जाता है क्योंकि ये कभी भी डायरेक्शंस के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, इन्हें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। तो आई होप आपको वर्क डन पता चल गया हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं फोर्स क्या होता है। तो बच्चे फोर्स क्या होता है, फोर्स इज द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट with mass that causes it to change velocity। मीन्स फोर्स कोई पुश या पुल हो सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। जब हम पुश या पुल करेंगे विद मास, मास के साथ, तो वो क्या करेगा, वो उसकी वेलोसिटी को चेंज करेगा, ठीक है। और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और थर्डली, जो ऐसा यूनिट है हमारी फोर्स की वो न्यूटन होती है, ओके। अब हम बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये क्या होता है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। मतलब एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, इसको हम इनिशियल पोजीशन समझते हैं, इसको फाइनल समझते हैं, ठीक है। तो जो इन दोनों के इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, तो उस चीज़ को आप लोग क्या बोलते हो, डिस्प्लेसमेंट बोलते हो। मींस इनिशियल पोजीशन से फाइनल में जाएगा और फाइनल से वापस इस पोजीशन पे आएगा, जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पे आके ख़त्म होगा, तो वो आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो कई बार डिस्प्लेसमेंट जीरो मानी जाती है। कब, अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ गया, यहाँ से ये वापस आ गया। जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन मीट करती है तो तब हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, ये भी चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल से फाइनल पोजीशन का डिस्टेंस, समझ में आ रही है। और जो ऐसा यूनिट होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट की वो होती है मीटर, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। अब कई बच्चों को आज तक यही नहीं पता कि भाई स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर, जो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी है इनका मतलब क्या होता है। भाई याद रखिएगा, स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, बट वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी में हमें डायरेक्शंस का कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि डायरेक्शंस के ऊपर स्केलर क्वांटिटी डिपेंड ही नहीं करती है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हों। अब इनमें से फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और वर्क डन, इन तीनों का एक आपस में रिलेशन होता है, ठीक है। सबसे पहले तो देखो, याद रखना, फोर्स को आपने हमेशा कैपिटल एफ से डिनोट करना है,
डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल एस के साथ डिनोट करना है और वर्क डन को कैपिटल डब्ल्यू के साथ डिनोट करना है, ठीक है। और जो इनका आपस का रिलेशन है वो होता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये फार्मूला होता है वर्क डन का। तो हमें वैसे भी वर्क डन निकालना है, ठीक है। और हमें इस न्यूमेरिकल में फोर्स दी है 7 न्यूटन की और डिस्प्लेसमेंट भी दी है 8 मीटर की। तो अब हम इस क्वेश्चन में क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं हेयर, हमें क्या दिया बच्चे, आपके सामने ही है, हम लोगों को फोर्स दी हुई है, ठीक है। फोर्स को हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, वो दी है 7 न्यूटन, ठीक है। कितनी दी है, 7 न्यूटन। साथ ही साथ हमें क्या दिया हुआ है, हमें डिस्प्लेसमेंट दी हुई है, और जो डिस्प्लेसमेंट है मैंने आपको कहा उसे स्मॉल एस से डिनोट करना है, वो 8 मीटर दी हुई है, ठीक। अब हम बात करते हैं कि हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था वर्क डन। तो हमें पता है वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, दैट इज़ फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यही होता है ना, दैट्स गुड। तो अब फोर्स आ गया 7 न्यूटन मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट आ गया 8 मीटर, 7 8 ज़ा हो गया 56 और ये न्यूटन साथ में मीटर, ठीक है। 56 NM दैट इज़ न्यूटन मीटर। आई होप आपको समझ में आया हो। और एक चीज़ और याद रख लेनी है, 1 न्यूटन मीटर 1 जूल के बराबर होता है, ठीक है। 1 न्यूटन मीटर 1 जूल के बराबर होता है। और वर्क डन जो आप लोग निकाल रहे हो, वर्क में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसका मतलब हमारा आंसर जूल में आना चाहिए। तो इसको आप लोग लिखेंगे क्या, 56 जूल, ठीक है बच्चे। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो वर्क डन हुआ है इस केस में वो हो गया है हमारा 56 जूल। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो अच्छे से, ठीक है। अब हम सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ देखते हैं, वहाँ पे क्या दिया हुआ है। ओके, ए पेयर ऑफ बुलडॉग्स एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑफ 140 न्यूटन, ठीक है। अब बुलडॉग्स क्या हुआ, बुल्स का एक पेयर जो 140 न्यूटन की फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ऑन ए प्लॉ, मतलब ज़मीन खोदने में। द फील्ड बीइंग प्लॉड इज़ 15 मीटर लॉन्ग, जो ज़मीन उसने खोदनी है वो 15 मीटर लॉन्ग है। हाउ मच वर्क इज़ डन इन प्लॉइंग द लेंथ ऑफ द फील्ड, तो उसने बोला हाउ मच वर्क इज़ डन, कितना काम हुआ, कब, जब उसने वो प्लॉ किया था, ठीक है, किसको, फील्ड को। तो ओवरऑल हमें अगेन यहाँ पे क्या दिया, वर्क डन निकालना है। एक चीज़, हमें 140 न्यूटन की फोर्स दी हुई है और हमें क्या बोला हुआ है, 15 मीटर लॉन्ग लंबाई है। मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट होती है मीटर, तो इसका मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे दी हुई है, फोर्स हमें यहाँ दी हुई है, निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है, दैट इज़ फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी आसान ही है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बच्चे, सबसे पहले तो आ गया वर्क डन। हमें पता है वर्क डन को कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, वो हमें पता नहीं, ठीक, कैलकुलेट करना है ना इसको अभी। तो जो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस हो उसको भी एस से डिनोट करो, डिस्प्लेसमेंट हो उसको भी एस से डिनोट करो। तो यहाँ पे 15 मीटर लॉन्ग है, इसको आप डिस्प्लेसमेंट समझिए या डिस्टेंस समझिए, वैसे तो आप लोगों को इसको डिस्टेंस ही समझना है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस दिया हुआ है हमें वो कितना दिया हुआ है, 15 मीटर दिया हुआ है। और हमें ऑब्वियस ही बात है साथ ही साथ क्या दिया हुआ है, फोर्स दी हुई है। फोर्स दी है, कितनी दी है, 140 न्यूटन की। तो फोर्स आ गया कैपिटल एफ, तो वो आ गई आपकी कितनी, 140 न्यूटन, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात। तो बच्चे निकालो वर्क डन, ये तो आपने पीछे भी किया, आपको अच्छे से समझ में आ चुका है वर्क डन का फार्मूला क्या होता है। वर्क डन क्या होता है, हमारा फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चे। आप इसको डिस्प्लेसमेंट लिखो या फिर कुछ बच्चे डिस्टेंस भी लिख देंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ मैंने डिस्टेंस एज्यूम किया, आप यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिख दो तो भी कोई इशू नहीं है। अपॉन मत कर देना और करके बोला, इनमें से कोई एक चीज़ लिख लेना। तो वर्क डन हो गया W इज़ इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एस, डायरेक्टली ये भी पुट कर सकते हो या सीधा उसमें वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई घबराने की बात नहीं है। तो W कितना आया, 140 न्यूटन
फोर्स गिवन थी, और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 15 मीटर दिया है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें 140 मल्टीप्लाई बाई 15 तो वो होता है 2100, कितना होता है 2100 न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर मैंने आपको पीछे ही बताया था 1 जूल के बराबर होता है, तो दैट इज़ 2100 जूल जे, क्योंकि हमें वर्क डन निकालना, और वर्क डन जो है वो हमेशा जूल में ही निकलता है। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन था, तो हम लिख लेते हैं इसका मतलब, द वर्क डन इन plowing the length of field is 2100 joules। तो आई होप बच्चे आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया हो। तो अब ब्लू प्रिंटेड का लास्ट ही क्वेश्चन बचा है हमारे पास, ठीक है ना। तो उस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, कहा गया है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट of mass m moving with the velocity of 5 meter per second। याद रखना ये जो लिखा है ना 5m s के ऊपर -1, तो ये बच्चे s की पावर -1 का मतलब होता है पर, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो वेलोसिटी दी है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो दी है 25 जूल, क्योंकि ये है काइनेटिक एनर्जी। क्या बोला उसने, काइनेटिक एनर्जी उस ऑब्जेक्ट की जिसका मास m हो और जिसमें 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी लग रही हो, वो 25 जूल है। तो व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल। अब वो कह रहा है कि अगर मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दूं तो बताइए, सॉरी वेलोसिटी को डबल कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। और तीसरी कंडीशन कहता है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी अगर वेलोसिटी को 3 टाइम्स कर दो, मतलब मल्टीप्लाई 3 कर देंगे जो भी आपकी काइनेटिक वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसका फॉर्मूला होता क्या है। तो बेटे याद रखना, काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली क्या है, दैट इज़ हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। क्या होता है, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। तो बेटे काइनेटिक एनर्जी में आप लोगों को कुछ चीज़ें दिमाग में घुसानी है, ठीक है। मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता देता हूँ शॉर्टकट कि काइनेटिक एनर्जी सर होता क्या है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, पहली चीज़। दूसरी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। और अभी भी अगर कई बच्चों को काइनेटिक एनर्जी समझ में ना आई हो तो बच्चे मैं आपको फिर समझा देता हूँ। द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, मतलब किसी बॉडी में अगर थोड़ी सी मोशन आ जाए, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है उस पर कोई एनर्जी तो लगी होगी ना। तो उसने क्या बोला, अगर कोई बॉडी मोशन पे आती है उस पर जो एनर्जी यूज़ की जाती है उस चीज़ को आप लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है। द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज़ नोन एज योर काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसका फार्मूला होता है 1/2 इंटू एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो m है ये मास ऑफ द बॉडी है, क्या है, मास ऑफ बॉडी। वैसे ही यहाँ जो v है इसको आप वेलोसिटी बोलिए या स्पीड बोलिए, आपकी मर्जी है। ये हमारी उस बॉडी की स्पीड है या फिर क्या है, वेलोसिटी है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो। तो अब हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो क्या है कि काइनेटिक एनर्जी जी हमें गिवन है 25 जूल, मास हमारे पास m का दिया हुआ है, और हमें कहा गया है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी अगर मैं उसकी वेलोसिटी को डबल करता हूँ। तो अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट मास, हम लोग मास देखते हैं, ठीक है। तो मास निकालने के लिए हमें क्या पता है, हम जानते हैं सोल्यूशन में कि देखिए जो मास है, लेट कर लेते हैं मास को हम m, ठीक है। और हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है वो मैंने आपको लिखा है वहाँ पे, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। तो दैट इज़ हाफ m इंटू वी का स्क्वायर।
अब हम वैल्यू पुट करते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी बच्चे आपको कितनी दी हुई है? काइनेटिक एनर्जी 25 जूल, क्योंकि एनर्जी की ऐसा यूनिट जूल में होती है। तो ये आ गया 25 जूल इक्वल टू हाफ इंटू मास। मास तो पता नहीं है क्योंकि मास को हमने m लिया है, इंटू वी का स्क्वायर। तो वेलोसिटी कितनी दी हुई है आपके सामने? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर नहीं, 5 मीटर पर सेकंड। अगर यहाँ 2 होता तो मीटर स्क्वायर होता, यहाँ सिर्फ -1 लिखी हुई है पावर, तो पर है, दैट इज़ 5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी दी है 5, साथ में स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आया बच्चे कितना? 25 इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू 5 का स्क्वायर हो गया 25। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ रही है मेरी बात? ओके। तो ये कितना आया? 25 इज इक्वल टू हाफ इंटू 25। देखो 1 इंटू 25 दैट इज़ 25 अपॉन सिंपल 2 इंटू एम। समझा नहीं आई तो ये देख लीजिए, मैंने हाफ इंटू 25 पहले किया और एम को बाहर में रखा है। तो ये कितना है? 25/2 इंटू एम हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 25 हो गया 50 इक्वल टू 25 इंटू एम 25 एम। तो ये कितना है? 50/25 इज इक्वल टू एम। 25 2 से 50 होता है, सबको पता है। तो मास कितना आ रहा है मेरे पास? 2। और मास हमेशा केजीज में आता है, ये चीज़ याद रखना है, क्योंकि ऐसा यूनिट क्या होती है मास की? वो केजी होती है, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गई। अब कंडीशन देखो क्या बोलता है। उसने पहली कंडीशन में क्या बोला कि बताइए काइनेटिक एनर्जी क्या होगी अगर वेलोसिटी को डबल किया जाए। तो जो वेलोसिटी है उसको डबल करो, 5 का डबल क्या होगा? 10, और फिर काइनेटिक एनर्जी निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 केस दिए हैं ना, 2 केस दिए हैं। यहाँ केस 1 कर लो, यहाँ पे आप लोग केस 2 कर लो, ठीक है बच्चे। केस 1 में आपको क्या बोला उसने? वेलोसिटी डबल करो। तो जो वेलोसिटी है पहले कितनी दी हुई थी? कहाँ है? पहले वेलोसिटी 5 थी ना, अब इसका डबल करेंगे वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी को किया डबल, और केस सेकंड में उसने क्या बोला था? वेलोसिटी को क्या करना था? काइनेटिक एनर्जी निकालिए जब वेलोसिटी 3 गुना हो। तो इसका मतलब वहाँ पे वेलोसिटी 3 गुना होनी चाहिए, इंटू 3। इसका मतलब यहाँ 15 आ रही है और यहाँ पे 10 आ रही है। और हमें पता होना चाहिए कि जो वेलोसिटी है उसकी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। तो ये 15 मीटर पर सेकंड सेकंड केस में वेलोसिटी बोल रहा है, और फर्स्ट केस में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड की बात कर रहा है। अब काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, दैट इज़ हाफ एम वी का स्क्वायर। ऑल राइट। अब देखो बेटे, ये हाफ इंटू मास, मास कितना निकाला आपने? 2 है ना। एम कितना निकला? 2 इंटू वी का स्क्वायर। वी आपके सामने है 10, तो 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपके सामने 2 से 2 तो कट रहा है, तो बचा क्या? 10 का स्क्वायर। और 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। तो आई होप आपको समझ में आ गया। और मैंने समझाया जहाँ पे भी एनर्जी वर्ड यूज़ होगा तो वहाँ पे ऐसा यूनिट हमेशा उसकी जूल होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे जूल आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? 100 जूल काइनेटिक एनर्जी होगी जब मैं वेलोसिटी को डबल करूँगा। अब मैं देखता हूँ काइनेटिक एनर्जी मेरी क्या आती है जब वेलोसिटी को मैं 3 टाइम्स करूँगा। तो काइनेटिक एनर्जी इस कंडीशन में क्या आती है देख लेते हैं। फार्मूला आपको पता है, हाफ एम वी का स्क्वायर। हाफ मास हमें पता है कितना था, पीछे 2 था, तो दैट इज़ 2 इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी होगी? 15 का स्क्वायर। अब ये 2 से 2 तो कट गया। अब 15 का स्क्वायर आपको पता कितना होता है? दैट इज़ 225। और काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हो तो साथ में जूल लगा देना। तो ये आपका क्वेश्चन था। तो आई होप आपको समझ में आ गई, ठीक है। इस कंडीशन में क्या हुआ, जब मैंने वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की डबल की तो जो मेरी काइनेटिक एनर्जी आई वो क्या भी कम हुई? वो 100 जूल हुई। और थर्ड केस में जब वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की मैंने इंक्रीज़ की 3 टाइम्स तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी निकली? 225 जूल निकली। तो आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, टेक केयर।